कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिस तरीके से बिहार में एनडीए को जनता का जो जनादेश है वो मिला है, क्या कुछ इसके पीछे रणनीति रही होगी? आखिर क्यों जनता ने इतने बड़े मैंडेट से एनडीए को जिताया है, जहां एक तरफ महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गई, वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार किया और 202 सीटें जो हैं एनडीए को मिली। जनता ने अपना पूरा जो मैंडेट है वो एनडीए को दिया। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दिया एनडीए को, कहीं ना कहीं महागठबंधन फिसल गई बहुमत पाने में। महागठबंधन फिसल गई, एनडीए को प्रचंड बहुमत आया, ये बातें तो सभी कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई भी जज बिना दोनों पक्ष को सुने हुए फैसला सुना देता हो? बिल्कुल नहीं। विपक्ष जितनी बातों पर उंगली उठा रहा है, हम्म। क्या उन बातों को सुनना, समझना और उस पर मंथन करना जरूरी है या नहीं है? इतना बिल्कुल प्रचंड बिल्कुल नहीं। बहुमत आया और आपको हम्म, पता होगा कि जितने भी एजेंसी थी, जितने सर्वे हो रहे थे, जितने एग्जिट पोल आ रहे थे, वो सारे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लड़ाई कांटे की है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ हद तक लड़ाई जो है इंडिया की तरफ स्विच की। लेकिन बिल्कुल। 202 सीटें आना, ये हम्म। शायद कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं बता रहा था, लेकिन बिल्कुल आया। बिल्कुल। उसके हम्म। बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर उंगली उठा रहा है कि आखिर इस बिल्कुल। प्रचंड बहुमत के पीछे की असली कहानी क्या है? हम्म। आखिर कौन-सा घालमेल हुआ? क्या कहानी, क्या प्लानिंग रची गई थी? बिल्कुल। इन सभी बातों और तथ्यों पर हम्म। विचार करना, चूँकि हम एक, कहा जाए तो पत्रकार ऐसे हैं जो किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, हम दोनों पक्षों की बात रखते बिल्कुल हैं और न्यूट्रल जो होकर बात फैक्ट करते हैं। होता है बिल्कुल। न्यूट्रली हम हम्म। लोग सारी चीजों हम्म। को रखते हैं। हमारी बिल्कुल टीम ने बिल्कुल भी सर्वे 200 से ज्यादा विधानसभाओं का किया। हमारे बिल्कुल। पास जो इनपुट थे हमने उसको पल पल माइक्रो लेवल पे जाकर के उसको बताया। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि हम्म। विपक्ष जिन बातों को लेकर के कह रहा है नहीं होता है कि हम्म। हारने के बाद विभिन्न तरह के बहाने बनाना। बहाने ढूंढना। अब बिल्कुल बहाने बनाने का समय नहीं रह गया है। अब विपक्ष को बिल्कुल चाहिए कि वो अपनी हार की समीक्षा करे और समीक्षा करने के बाद, हाँ, बिल्कुल। कुछ बातें ऐसे संयोग या प्रयोग, दोनों की हम्म। बात हम कर रहे हैं कि विपक्ष हम्म। जिन चीज़ों को उँगली उठा रहा है, क उसका विपक्ष का कहना है कि लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें थी, जिस सीटों को लेकर के घालमेल हुआ है। कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि एक समान अंक हैं। बिल्कुल जीत-हार के आंकड़े जो कई उम्मीदवारों के हैं, जिसमें बहुत समानता नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमें जान करके कई सीटों पे, आधा दर्जन सीटों पे हरवाया गया। जिसमें एक नबीनगर की सीट के बारे में कहा जाता है कि 112 बिल्कुल। वोट से राजद हारी और हम्म। 132 जो है पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। अगियाओं में भी यही हुआ। 95 हम्म। वोट से माले हारी, 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए। संदेश में भी 27 वोट से राजद हारा और 360 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए गए। इतना ही नहीं, बिल्कुल। इसके अलावा राजगीर की बात करें तो यहाँ भी उसी तरह की बात की जा रही है। इसके हम्म। अलावा कुढ़नी की भी बात की जा रही है। तो ये हम्म। सारी चीज़ें विपक्ष कह ज़रूर रहा है। विपक्ष की बिल्कुल। इस बात को हम निश्चित रूप से, ये उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनको चुनाव आयोग से बात करनी चाहिए। हालाँकि हम्म। इस बात से अभी भी हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सारी सरासर झूठ है। लेकिन बिल्कुल। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को अगर आप देखें बेहतर ढंग से, तो हम्म। आखिर कहाँ महागठबंधन और एनडीए में अंतर पड़ा। तो उस बिल्कुल अंतर बिल्कुल। में 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल पहली बाबा। तो ये कि 38 जिलों में जिस हम्म। तरह से नीतीश कुमार ने हम्म। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समीक्षा की थी, और बिल्कुल। उससे पहले आपको याद होगा कि हम्म। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जैसे ही उपचुनाव हुए, उपचुनाव को लेकर के जो सीट शेयरिंग का समझौता चल रहा था 4 सीटों पर विधानसभा के, तो बिल्कुल। उस समय नीतीश कुमार ने एक बैठक में एनडीए के कहा था कि हम 225 सीटें जीत करके आएँगे, इसके लिए हम प्लान बना रहे हैं। और बिल्कुल। उसके बाद सारा जो एनडीए गठबंधन के उनके घटक दल हैं, उन्होंने हुँ, भी उनकी बात पर मुहर लगाया और आपने देखा होगा पूरे चुनाव 200 के पार की बात की गई। बिल्कुल, बिल्कुल, 38 जिलों में संघ पूरी तरह से एक्टिव रहा। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल
अपनी तैयारी करता रहा, भीड़ जुटाता रहा। पूरा महागठबंधन कहीं न कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एकजुट हो नहीं पाया। वहीं बिल्कुल। आपको एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नज़र आया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में उसने 38 जिलों में संघ के कम से कम 100 वॉलंटियर को तैनात किया था, जबकि बिल्कुल। आरएसएस के स्टूडेंट विंग जो है एबीपी 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की टोली 5-5 के ग्रुप में बन करके विभिन्न जगहों पे नजर आ रहे थे। हर बूथ पर जा रहे थे, 24 घंटे चुपचाप वो एकदम साइलेंटली काम कर रहे थे। बिल्कुल, लोगों ये से सारी मुलाकात कर चीजें रहे जो थे। नजर आई उसमें स्टूडेंट विंग एबीपी के कार्यकर्ताओं ने, उन छात्रों ने जबरदस्त काम किया। अंदरूनी सूत्रों ने ये बताया है कि 2020 की तुलना में गठबंधन के लिए आरएसएस ने कई ऐसी बातें मुश्किल पैदा कर दी थी जिसमें माइक्रो लेवल पे जाकर के वो काम कर रहे थे। बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी 2020 में 42.56% से इस बार 48.44%, जनता दल 32.83% से बढ़कर 46.2%, एलजेपी 10.26% से बढ़कर के 43.18%, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 32.28% से बढ़कर के 48% और आरएसएस आरएलएम जो है 4.41% से बढ़कर के 41.9% हो गई। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? ये बिल्कुल। पूरी एकजुटता थी। और जिस तरह से ये तो भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कई लेवल पर थी, आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो पैदा किया वो किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने शुरुआती क्षण से ही ये बात कहना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के उनकी आलोचना भी हो रही थी। लोग समझे नहीं और बातों को आलोचना के दायरे में लेकर के चले आए। विपक्ष लगातार हमला करता रहा कि वो संतुष्ट नहीं है। विपक्ष यहां तक कहने लगा कि उनको 15-16 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। इसको लेकर के मीडिया भी इस पर बात करने लगी, चिराग पासवान को कमतर आंका जाने लगा। और हमारी टीम शुरू से ही ये बात बता रही थी कि चिराग पासवान 25 से 35 सीटों के बीच में रहेंगे और उससे कम में वो समझौता नहीं करेंगे। बहुत बिल्कुल। कठिन परिस्थिति होगी, कई कुछ और दल जुड़ेंगे तो सभी अपनी अपनी सीटें जब कम करेंगे तो मिनिमम 25 सीटों पे चिराग पासवान लड़ेंगे। मैक्सिमम हमने कहा था कि 30 सीट से वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के समय ही उन्होंने कह दिया था कि उन्हें हर जिले में प्रतिनिधित्व चाहिए। राजू तिवारी ने ये बात कही थी और जिसको हम लोगों ने खबरों में रखा भी था और उसके तर्क भी हमने दिए थे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो चिराग पासवान का ये फॉर्मूला था कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये फॉर्मूला उनका हिट हुआ। हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा कि किस तरह से चिराग पासवान ने जिताऊ उम्मीदवारों के लिए वो हर काम किया। वहां बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, वहां गए, चुनाव प्रचार किया, लोगों से मिले और जीत के लिए सुनिश्चित किया। 122 सीटों वाले उस मैजिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए जहां एक तरफ जद्दोजहद नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बड़ा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था ये पूरा का पूरा एनडीए कुनबा। जिससे भी बात हो रही थी लोग कर रहे थे। इसमें और भी कई बातें थी, जिसने एक तरफ वॉलेंटियर जिसको बहुत बढ़िया से किया गया। आपने देखा होगा कि पूरे 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए, उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष स्तर की जो मीटिंग हो रही थी, प्रवक्ता स्तर की मीटिंग हो रही थी, पांचों दल के कार्यकर्ताओं को एक सिंबल, एक निशान, एक पहचान बनाने की कोशिश की जा रही थी। सिंबल कोई भी हो, लेकिन जहां जो लड़ रहा है वही उनका मेन सिंबल हो जा रहा था। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। इसके साथ साथ सीमांचल में जिस तरह से काम किया गया, सीमांचल का परिणाम आपने देखा होगा। सीमांचल में जिस तरह की डेमोग्राफी थी उसे स्पष्ट बदलाव नजर आ रहे थे। सीमांचल क्षेत्र में जहां संघ ने पिछले 10-15 सालों में समाज सेवा और स्वयंसेवी कार्यों के माध्यम से 28 में से 32 सीटों पर जातिगत आधार पर ऊपर उठकर हिंदू वोटों को एकजुट करने और उनको पोलराइज करने में महारत हासिल की है। आप देख रहे हैं कि अररिया जैसी जगह से लोकसभा जीत करके आते हैं। इससे पहले कटिहार में जीत रहे थे, पूर्णिया में जीत रहे थे। ये सभी चीजें तो नजर आ ही रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए कि जहां 65% मुसलमान हैं, वहां भी इस तरह की बात चल रही है। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों को भी जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उससे जोड़ा जा रहा है। इसका भी असर पड़ा। 243 सीटों में से केवल 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। ये एनडीए गठबंधन का एक अलग तरह का सोच भी था, क्योंकि अगर आप किसी के दरवाजे पर जाते ही नहीं हैं तो उसके बारे में आप क्या जान सकते हैं। खैर, इन सारी बातों को
अब मुसलमान समाज भी समझने लगा है कि जो हम्म, योजनाएं बनती है, रणनीतियां बनती है, उससे उनको अलग नहीं रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तो ये भी कारण था। कई मुस्लिमों को आपने देखा, मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में भी मुसलमान समाज के लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने वोट दिया है, हमने बिल्कुल विकास को हाँ। वोट दिया है, हमने सुरक्षा को वोट दिया है, हमने सुशासन को वोट दिया है। हम्म, ऐसे में एनडीए ने 32 सीटों में से 21 सीट पर जीत दर्ज की और हम्म, मुस्लिम मतदाताओं ने भी काफी संख्या में वोट किया। भारतीय जनता पार्टी 10, जेडीयू में 8 और एलजेपीआर 2 सीटों पे जीत हासिल की। ये एक अलग तरह की बात बताती है, जिसमें आपको पता है कि मधुबनी, बिस्फी, शिवहर, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, केवटी, नरपतगंज, जाले, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धमन, रानीगंज, कटिहार, कदवा, फारबिसगंज, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कसबा, बनमनखी, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर, बौसी, रुपौली, ये सभी जीत करके आए। बिल्कुल 2020 में परिस्थितियां कुछ अलग थी, जिसका चिराग पासवान ने जिक्र भी किया। उन्होंने बिल्कुल। कहा कि तब भी ये भ्रम में न रहे विपक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कि वो पिछली बार क्यों 75 सीटें जीत करके आए थे, जिसमें से 40 से 45 सीटें तो हमने दी थी उनको, बिल्कुल। हमारे कारण वो जीत करके आए थे। तो उतनी सीटें तो घटनी ही थी। बिल्कुल। चिराग पासवान ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कैलकुलेशन बताया और इस हुँ, कैलकुलेशन में 200 सीटें तो ऊपर जा ही रही थी। हुँ, इन हुँ, हुँ, सारी बातों को लेकर के अब विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा कारण रह गया है कि वो हुँ, आने वाले चुनाव की तैयारी करे, उसके लिए फिर से एक बार काम करना शुरू करे। इन नाहक और निरर्थक बातों से कोई अंतर पड़ना नहीं है। इससे पहले बिल्कुल। 2020 में भी इसी तरह की बातें कही गई थी कि कम से हुँ, कम 15 से सीटों पे हमें हराने की कोशिश की गई। हराया गया। परिणाम क्या बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल। 5 साल तक आप उसी पर इंतजार करते रहे और आपने वो तैयारी नहीं की। आप यही खोजते बिल्कुल। रहे कि कहाँ घाल-मेल हुआ है। अब इस प्रचंड बहुमत के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें साइलेंटली जिस तरह से नीतीश कुमार की रणनीति, योजनाएँ और उनके द्वारा दिए गए जो योजनाएँ थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को, बुजुर्गों को, वरिष्ठों को, गृहिणियों को, लोगों को बिजली फ्री किया, ये सारी बातें तो थी ही। इसके साथ-साथ जो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया और हुँ, उसके अलग-अलग विंग ने किया, वो था चिराग पासवान का जो फंडा था 243 सीटों पे मिल-जुल करके हर परिस्थिति में जीत सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का एकजुटता। ये हुँ, साफ-साफ अंतर नज़र आया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के भीतर। अब हुँ, महागठबंधन को अपनी एकजुटता, अपनी समीक्षा और समीक्षा के बाद आगे उसे किस तरह से, क्या इसी तरह से लड़ना है या फिर अपने आप में परिवर्तन करना है? आज जो गानों पर आप बैन लगा रहे हैं, ये बैन आप पहले लगा दिए होते, तो आपका इसका एक अलग परिणाम छवि कुछ और होता। बनता। लेकिन बिल्कुल, आपने बिल्कुल। उस समय तो किया नहीं, आपको लग रहा था कि अब यही रास्ता है जिससे कि हम जीत करके आएँगे। तो कहीं न कहीं गलतियाँ तो हुई हैं और उस गलतियों को अगर ठीकरा फोड़ा जाए चुनाव आयोग पर या घाल-मेल पर, तो ये उचित नहीं है। इस प्रचंड बहुमत में जो माइक्रो लेवल पर साइलेंट आर्मी जिस तरह से काम की, उसने परिणाम को बदला है और जीत का जो प्रचंड जीत हुआ, उसका कारण यही नज़र आ रहा है। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य हुआ है। हुँ, सीधी-सी बिल्कुल बात है बाबा। कि अब इस पर बिल्कुल, समीक्षा करने की ज़रूरत विपक्ष को है। बिल्कुल बाबा। एक सवाल रहेगा, आपने सही कहा कि विपक्ष जो है इस पर समीक्षा करने के बजाय बाबा सोशल मीडिया पर जो अटैक है, वो लगातार कर रही है, समीक्षा बैठक करने के अलावा। बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है कि क्या कीजिएगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान हारता है तो क्या करता है। हुँ, हम तुलना पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी टीम के हारने से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर बार मैच बहुत अच्छा खेलती है, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलती है, लेकिन साउथ अफ्रीका हुँ, चोक कर जाती है अंतिम फाइनल मैच में। उसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ। तेजस्वी यादव के मैनेजमेंट में चूँकि वही एनडीए गठबंधन के कर्ता-धर्ता थे, हुँ, जो इंडिया गठबंधन बना था उसका संयोजक उनको बनाया गया था। तो हुँ, निश्चित रूप से सारे दारोमदार हार का उन्हीं पर टिकरा फूटेगा, लेकिन मैनेजमेंट में बहुत कमी नज़र आई, आपस का सामंजस्य गड़बड़ाया और वो गड़बड़ाया वोटरों बिल्कुल। के मिजाज को समझ नहीं पाए, नीतीश कुमार की रणनीतियों को नहीं समझ पाए और जो माइक्रो हुँ, लेवल पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनेजमेंट किया, उसको वो ठीक से पढ़ नहीं पाए। कहीं न कहीं एक बिल्कुल। कमी रह गई, बाकी चीज़ों को घेरने में रह गए वो, लेकिन ज़मीन पर उनका जो पकड़ था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा, जिसके कारण ये हार हुई है और ये प्रचंड हार हुई है। जी बाबा, बिल्कुल। अब राजद भी बाबा वोट चोरी का जो आरोप जो है वो लगातार लगा रही है अब, जो ये तो हो पूरे चुनाव ये में नहीं देखिए, देखने को मिला। ये तो होता ही है। मैंने 2020 का उदाहरण दिया ना। आगे बिल्कुल, भी बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपनी कमियों को नहीं पकड़ पाएँगे,
आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आपके लिए रास्ता है कि आप कभी भी सरकार को घेर करके और लोगों के बीच जा करके, लोगों के बीच अपनी पैठ बना करके आप लोगों को अपना बना सकते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस दे बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे की कमियों को निकाल करके और अपनी जो है वो बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको अपने लिए एक ज़मीन तैयार करना होगा। दूसरे की बिल्कुल, ज़मीन पर कितना दिन तक आप रहिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, तो हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे आप और इस वीडियो में एनडीए की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके पीछे असली गेम प्लान क्या था, उससे भी जो पर्दा है, वो बाबा ने उठाया है। किस तरीके से ग्राउंड पर एनडीए ने वो काम किया था, एनडीए के जो कार्यकर्ता थे, उसके अलावा जो साइलेंट आर्मी थे, उन्होंने जो काम किया ग्राउंड पर, ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386